दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था सभा और समिति, आपकी ये यूनिट थी। तो आज हम इस यूनिट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सामान्य बातें जान ली थी। हमने जान लिया था कि सभा और समिति का एक सामान्य क्या मतलब क्या होता है, इनका क्या अर्थ होता है। स्पेशली हमने विचारकों को दिखा था कि अलग अलग जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, वो सभा और समिति को लेकर क्या बातें करते हैं। तो हमने इसको काफी डिटेल में कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड जो ये लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले सभा को और फिर समिति को और जो दूसरे टॉपिक है उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे दोस्तों जो नोट्स है ना, वो हार्ड है। रियलिटी में ये बात मैं मानता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुद ही बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग मुझे नहीं बताते, बट मैं खुद ही कह रहा हूँ आपसे कि नोट्स यहाँ पर हार्ड है। लेकिन आप यकीन मानो, बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर नोट्स हार्ड लगते हैं, लेकिन जब आप समझाते हैं तो सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यकीन मानो, जब मैं आपको समझाऊंगा तो मोस्ट मोस्टली आपको समझ में आएगा। और जो बातें आपको समझ में आती हैं, बस आप उस उनकी सहायता से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादातर ये नोट्स यूज़ करने हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड हैं, तो इसलिए जो मैं आपको समझाता हूँ तो आप समझ कर अपने नोट्स को और अच्छा बना सकते हो अपने लिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि सभा क्या है, सभा का क्या अर्थ है। तो काफ़ी डिटेल में इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व राष्ट्रीय जीवन के कार्यकलापों को तत्कालीन जनप्रिय सभाओं और संस्थाओं के माध्यम से प्रकट किया जाता था। उसमें सभा एक महत्वपूर्ण संस्था थी। सभा का सामान्य अर्थ होता है प्रकाशवान होना, जिसका आशय यह है कि विद्वान प्रतिष्ठित लोग जिसके सदस्य हों और उनके गुण और कार्यकलाप से सभा शोभायमान हो। जिस स्थान पर एकत्रित होते थे उसे सभा कहा गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझो कि आखिर वैदिक काल था क्या। देखो, वैदिक काल को नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल, ठीक है, एक ऋग वैदिक काल है, और एक है उत्तर वैदिक काल। एक क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो ये दो काल माने जाते हैं वैदिक काल के, बट आपको दोनों में डिवाइड नहीं करना। आप बस क्या मानिए, आप वैदिक काल को देखिए। अब वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब जो पहली दूसरी जो शताब्दी चलती है उससे पहले का जो काल है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। नहीं पता तो आप इसे डिटेल में अलग से समझ सकते हैं, नेक्स्ट अलग से जो वीडियोस बनी हैं उनमें। अब यहाँ पर समझो, एक अंदाजा मैं बता दे रहा हूँ। 1500 ईसा पूर्व का मतलब है आज से 3500 साल पहले। ठीक है, 600 ईसा पूर्व का मतलब है आज से लगभग 2400 साल पहले, 2600 साल पहले। ठीक है, ये 2600 साल पहले लगभग का जो समय था वो ये है। तो लगभग आप मान के चलिए ये 3500 साल, 3000 साल के टाइम पीरियड का ये वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, वैदिक काल माना जाता है। अब हम वैदिक काल में, स्पेशली उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो सभा हुआ करती थी, सभा जो एक संस्था हुआ करती थी, वो जनप्रिय संस्था थी, जिसमें जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। तो यहां तक आपको बस इतना बताया गया है कि राज जो वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, राजनीति से संबंधित जो गतिविधियां हो रही थी। देखो, राजनीतिक गतिविधि का मतलब ये नहीं होता कि डेमोक्रेसी हो या दूसरी जो आज के टाइम पर हम राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं वो हो। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब है कि शासन चलाने से संबंधित कोई भी संस्था। ठीक है, उस समय जो शासन या राज चलाने से संबंधित जो संस्था थी, उसमें सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये एक लोकप्रिय संस्था थी उस समय। सभा का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों, सामान्य अर्थ है प्रकाशवान होना। प्रकाशवान होने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, प्रकाशवान कैसे होगा? यहाँ पर ज्ञान से। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो सभा होती थी उसमें प्रतिष्ठित लोग, विद्वान लोग पार्टिसिपेट करते थे, और उससे क्या होता था, जो सभा होती थी वो शोभायमान होती थी। मतलब ज्ञानी लोग उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, जिससे वो शोभायमान होती थी, प्रकाशवान होती थी, और यही इसका एक सामान्य अर्थ माना जाता है शाब्दिक रूप से। अगर हम पहले के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसके हिसाब से। अब सभा को क्या कहा गया यहाँ पर दोबारा ही? तो जिस स्थान पर लोग एकत्रित होते थे उसे सभा कहा जाता था। कंफ्यूज मत होना, ये भी अर्थ है एक सामान्य अर्थ, लेकिन साथ में ये भी अर्थ है कि जिस स्थान पर लोग एकत्रित होते थे उसे सभा
कहा गया है। सॉरी दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक ग्रंथों में सभा शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, जैसे भवन, द्यूत भवन, स्थल, राज दरबार, शाही दरबार। सभा के विषय में यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के अंतिम कालखंड में हुई थी। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद जो लिखा गया है, उस जब वो लिखा जा रहा था पूरी तरह, तो जब उसका अंतिम कालखंड था, जब अंतिम समय आया था ऋग्वेद का, लिखते लिखते जब ऋग्वेद पूरा हो रहा था, क्योंकि 4 वेद माने जाते हैं भारत में, तो 4 वेद में से जो पहला एक ऋग्वेद है, इसका जो अंतिम कालखंड था, उस समय माना जाता है कि सभा की उत्पत्ति हुई थी एक राजनीतिक संस्था के रूप में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि आखिर सभा की उत्पत्ति कब हुई, तो ये ऋग्वेद के अंतिम कालखंड में उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब जो वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद हो गए, दूसरा जो वेद वैदिक ग्रंथ है अथर्ववेद और यजुर्वेद वगैरह, तो अगर हम दूसरे ग्रंथों की बात करें, वैदिक ग्रंथों की बात करें, तो उसमें सभा के को अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। सभा के लिए अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि भवन। भवन शब्द से भी सभा को इंडिकेट करने का प्रयास किया गया है। देखो, सभा के लिए भवन शब्द भी यूज किया गया है, राज दरबार, स्थल, द्यूत भवन, शाही दरबार, ये शब्द यूज किए गए हैं। देखो, ये थोड़ा सा समझने में आपके लिए काफी इजी होंगे। सभा और राज दरबार, देखो समझो, कनेक्ट करो। राज दरबार में विद्वान लोग बैठते थे, राजा भी पार्टिसिपेट करता था राज दरबार में, फिर वो कोई डिसीजन लेते थे, निर्णय करते थे किसी विषय पर, है ना, न्याय भी करते थे। तो ये सारी चीजें होती थी राज दरबार वगैरह में। तो वैदिक ग्रंथों में राज दरबार, शाही दरबार, इन इन शब्दों का भी प्रयोग सभा के लिए किया गया है। सभा अत्यंत लोकप्रिय सदन था। सभा में सामंजस्य को महत्व दिया जाता था, यानी कि संतुलन बनाए रखने को महत्व दिया जाता था। और ये एक अत्यंत लोकप्रिय, जैसे कि समिति और सभा की अगर हम बात करें, तो सभा एक अत्यंत लोकप्रिय सदन था। सदन मतलब होता है एक हाउस, एक संस्था। जैसे कि आज हम कहते हैं ना, लोकसभा निचला सदन है संसद का। सभा की संरचना व गठन के विषय में प्रामाणिक रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, कार्यकाल कितना होता था, योग्यता अथवा मापदंड क्या था, और सदस्यों का निर्वाचन अथवा मनोनयन कैसे होता था। सभा का कार्य संचालन कैसे होता था, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। सदस्यता के विषय में दीक्षितार ने लिखा है कि सभा के सदस्य कुलीन ब्राह्मण और माधवन होते थे। ऋग्वेद की संहिता में सभा के सदस्यों के लिए सुजाता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है अच्छे वंश वाले, और सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सभा की अगर हम बात करें गठन की, कि आखिर इसका गठन ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड की जाती थी, इसकी संरचना कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे या कितने लोग इसके सदस्य माने जाते थे, उनका निर्वाचन यानी कि चुनाव कैसे होता था, कौन चुनता था उन्हें, उनकी योग्यता क्या कितनी होनी चाहिए थी। जैसे होता है ना कि आज हम देखते हैं 21 साल कम से कम आयु होनी चाहिए, या 18 वर्ष आयु होनी चाहिए कि आप वोट दे सकते हैं। और अलग अलग चीजों के लिए हम देखते हैं आयु बनी हुई है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल आपकी कम से कम आयु हो। राज्यसभा का सदस्य बनना है, 30 साल की कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये योग्यता वगैरह है। तो ऐसी बातें हमें सभा के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रमाणिक रूप से एक सबूत के तौर पर हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, या ऐसा कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा सभा कैसे चलाई जाती थी, आखिर इसका संचालन कैसे होता था, इसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और एक लेखक हैं दीक्षितार, ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि सभा के जो सदस्य होते थे वो कुलीन यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण थे, जो काफी बड़े विद्वान थे, वो शामिल होते थे, वो इसके सदस्य होते थे। ऋग्वेद की संहिता में सभा के सदस्यों के लिए सुझाता। अब ऋग्वेद में अब सभा के सदस्यों को, जैसे कि आज हम लोकसभा के सदस्यों को कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं हम नॉर्मली। तो उस समय ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो सभा के सदस्य थे उनके लिए सुजाता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या था, इस शब्द का मतलब था अच्छे वंश का होना। ठीक है, अच्छे वंश का होना, ये मतलब होता था इस सुजाता शब्द का।
इसके अलावा ये भी कहा गया है या ये भी हमें उल्लेख मिलता है कि सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी। तो यहां तक आपको काफी बातें क्लियर होंगी। महाभारत के सभा पर्व में कुरु राज्य की सभा का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस सभा में ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ण के व्यक्तियों की प्रधानता थी। सभा के सदस्यों की योग्यता के विषय में वैदिक ग्रंथों में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग महत्वपूर्ण है। द्रौपदी ने यहाँ ये कहा है, ये बातें कही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें महाभारत में कुछ उदाहरण मिल जाते हैं सभा और समिति के। तो यहाँ पर हम महाभारत का एक सभा पर्व है। देखो, महाभारत एक पूरी की पूरी किताब है। अब उस किताब में कई सारे उसके भाग हैं, कई सारे उसके पार्ट हैं। जैसे कि एक शांति पर्व उसका एक भाग है। अब यहाँ पे बात हो रही है सभा पर्व की, तो एक भाग है महाभारत का, एक चैप्टर है कह लो आप इसे, या एक पार्ट कह लो, वो है सभा पर्व। तो सभा पर्व में हमें देखने को मिलता है कि जो कुरु राज्य था उस समय, जो उस समय ये जो स्टेट था, कुरु स्टेट, साम्राज्य कह लो, जो भी था ये, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि सभा होती थी, तो सभा में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोग प्रधानता से भाग लेते थे। ठीक है, उन्हीं की प्रधानता होती थी, वही लोग होते थे सभा में। सभा के सदस्यों की जो योग्यता है उसके विषय में वैसे हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है वैदिक ग्रंथों से। फिर भी जो द्रौपदी है, ठीक है, जो महाभारत से संबंधित जो एक एक व्यक्ति रही हैं, एक महिला रही है द्रौपदी, तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं। इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या योग्यता होती थी एक सभा में शामिल होने के लिए, एक सदस्य की क्या योग्यता होती थी। तो द्रौपदी ने कुछ कहा है, जैसे कि यहाँ पे ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, तो हम अब इनको पढ़ेंगे नहीं, बट फिर भी हम इसको समझेंगे। तो इसका जो अर्थ है वो है कि सभा सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म का वचन ना बोले, वह धर्म नहीं जो सत्य पर आधारित ना हो, और वह सत्य अर्थहीन है जिस सत्य के साथ धोखा जुड़ा हो। तो देखो, अब द्रौपदी कुछ ऐसी बातें कहती हैं जिससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि सभा के सदस्यों की क्या योग्यता वगैरह होती थी। अंदाजा ऐसा लगता है कि अब द्रौपदी ऐसा कहती हैं कि ऐसी कोई सभा नहीं हो सकती जहां पर वृद्ध ना हो। मतलब ये था कि सभा में वृद्ध लोग होते थे। वृद्ध का मतलब क्या है? काफी अनुभवी लोग, अनुभवी भी साथ में ज्ञानी भी। और वो वृद्ध नहीं शामिल होते थे जो धर्म का पालन ना करे, जो धर्म से भ्रष्ट हो। जो धर्म पर चलने वाले लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बिल्कुल सही थे, उनको शामिल किया जाता था। ठीक है, वही सभा होती थी। इसके अलावा वो धर्म धर्म भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्म भी वही चीज होगी जो सत्य पर आधारित होगी। जैसे कि आप कहें कि मेरा धर्म तो ये है कि भाई मैं चोरी करूंगा, आप कह सकते हैं ना, भाई मेरा धर्म है कि मैं चोरी करके कमाता हूँ। ठीक है, कोई भी चोर ऐसा कह सकता है, लेकिन नहीं, ये सत्य पर तो आधारित नहीं है। हालांकि उसने इसको अपने कर्तव्य के रूप में देख रहा है कि भाई मेरा धर्म है, मैं कर रहा हूँ ऐसा, बट ये कोई सत्य पर आधारित तो चीज है नहीं। अब मैं कहूँ कि मेरा धर्म है पढ़ाना, तो ये चीज तो सत्य पर आधारित है ना, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाना एक सत्य के साथ जुड़ा है, नैतिकता की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, और ये गलत भी नहीं है। तो ये चीज धर्म के मामले में आ सकती है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि धर्म भी वो चीज जो सत्य पर आधारित हो वही मानी जाएगी। धर्म, और वह सत्य अर्थहीन ना हो, और वो सत्य ऐसा होगा जिसका अर्थ होगा, और सत्य के साथ धोखा ना जुड़ा हो। मतलब यह है कि वृद्ध लोग जो काफी अनुभवी थे, काफी ज्ञानी थे, जो धर्म का ही पालन करते थे और सही अर्थों में धर्म का पालन करते थे, सत्य की बात करते थे, बिल्कुल सही थे, निष्पक्ष थे, वो सभा के सदस्य होते थे। ठीक है, वो सदस्यता रखते थे सभा की। तो ये हमें महाभारत की द्रौपदी से ये थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। अब इसको आप बना बनाकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर श्लोक तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि वैसे देखो, श्लोक वगैरह लिखने से काफी अच्छा हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी ड्यूक आपसे उम्मीद करता है कि आप पेजेस भरोगे काफी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अब ये जो आपका यहाँ पे श्लोक है, इसको याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा श्लोक वगैरह में टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छे से बस पेज भरना है थोड़ा, और पेज भरने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, लिखना है, अच्छा लिखना है बस। कुछ ग्रंथों में सभा की एक एक चीज रह गई दोस्तों। देखो, यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे वैदिक काल की बात कर रहे थे ना, तो ये जितनी भी जो सभा और समिति रही है ना, ये स्पेशली उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक था ये, उसमें सभा और समिति ज्यादा पाई जाती है। जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल स्पेशली, वो
उसमें सभा और समिति ज़्यादातर हमने देखी थी, क्योंकि वैदिक जो ग्रंथ हैं वो इसी काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम जो सभा और समिति के अर्थ को समझ रहे हैं ना, वो हम इसी टाइम पीरियड के बीच की बातें कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल को भी जोड़ लो तो लगभग 1500 ईसा पूर्व, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो वैदिक काल था, लगभग उस टाइम पीरियड में ही सभा और समितियां काफी प्रबल रूप से हमें ग्रंथों में दिखाई देती हैं। तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझ रहे हैं, क्योंकि जब फिर आगे हम देखते हैं मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है तो सभा वगैरह नहीं रह जाती, तब तो राजतंत्र आ जाता है। सभा और समिति का मतलब है लोकतंत्र, और ये हमें वैदिक काल वगैरह में के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। सभा समिति, जब हम बड़े बड़े राज्य सामने आते हैं तो वो तो राजतंत्र पर आधारित होते हैं। हालांकि फिर भी जो एंशियंट इंडिया में हम जब देखते हैं मगध साम्राज्य, तो उसी टाइम पर हमें कई जगह कुछ क्षत्रिय कबीले भी दिखाई देते हैं जो कि गणतंत्र जिसे हम कहते थे। जैसे कि बौद्ध, जो बुद्ध थे वो कहाँ से संबंधित थे, वो एक गणतंत्र से संबंधित थे, जहाँ पे एक कबीले के कई सारे कबीलों के प्रमुख मिलकर शासन करते थे। तो उस समय भी सभा और समिति का थोड़ा विचार था, लेकिन फिर भी वैदिक काल में ये ज्यादा था। और फिर जब अशोक वगैरह के टाइम आता है तो थोड़ा कम हो जाता है, बट होता है। तो यहाँ पे मैं बस एक टाइम पीरियड बता रहा था कि किस टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। ओके। कुछ ग्रंथों में सभा के सदस्यों को सभ्य कहा गया है। जो सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करता था उसे सभापति या सभापाल कहा जाता था। ऋग्वेद के एक श्लोक में अश्व अथवा रथ पर सवार होकर सभासदों के सभा में जाने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार सभा संरचना में समिति से छोटी संस्था थी, परंतु सामाजिक समूहों का केंद्र बिंदु थी। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सभा थी, नॉर्मली देखा लग रहा है यही कि सभा समिति से थोड़ी छोटी थी संरचना में, लेकिन फिर भी सामाजिक मामले में सभा का एक बड़ा इंपॉर्टेंस था। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सभा के सदस्यों को एक ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ जिसमें सभे कहा गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि सभा के सदस्यों के लिए ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था कि सुजाता शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे ग्रंथ रहे जहाँ पर हम सभे शब्द देखते हैं। ठीक है। सभापति, सभापाल, जो अध्यक्ष या अधिवेशन स्पीकर कह लो, जिस जो उस समय स्पीकर होता था, जो मेन अध्यक्ष होता था, जैसे कि आज लोकसभा के स्पीकर वगैरह होते हैं, तो उसी तरह जो अधिवेशन करता था, जो अध्यक्षता करता था, उसको सभापति या सभापाल वगैरह कहते थे। यहाँ पे हर चीज बिल्कुल स्पष्ट 100% नहीं है, इसीलिए देखो दो तीन चीजें आ जाती हैं सामने, जैसे कि अभी सभे भी कहा गया और सुजाता भी कहा गया। तो ये क्या है कि अलग अलग ग्रंथ हैं, तो हमें अलग अलग जगह के स्रोत को मानना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अंदाजा लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल ही कहीं पर लिखा नहीं है अंदाजा लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमें जहां से जितना मिला है, हम उन सभी चीजों को यहाँ पर आपके लिए आपके सिलेबस में लिखा गया है। हमें का मतलब है कि हमें नहीं, जो भी मतलब बुक राइटर को या जो भी सभा और समिति के बारे में जिसने भी रिसर्च वगैरह की है, जहां से हम ये नोट्स बनाए हैं, जितने भी रिसर्च वगैरह की है, उसने जहां से भी स्रोत मिले हैं ग्रंथों से, उन सभी चीजों को शामिल किया गया है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, सरकार के द्वारा ही समझ लो आप इसे। कोई नहीं, कंफ्यूज मत हो ज्यादा। अब आगे बढ़ रहे हैं। सभा में सभी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श अर्थात बहस होता था। सामान्यतः रसभा से संसद के समतुल्य दिखाई देती है, परंतु विशेष रूप से न्यायिक कार्य होते थे, अर्थात न्यायपालिका की भूमिका सभा अति महत्वपूर्ण थी। देखो दोस्तों, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सभा थी वो संसद के समान हमें दिखाई देती है, जैसे कि पार्लियामेंट है तो सभा है ना, दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर जो सभा के गुण मिलते हैं वो न्यायपालिका से मिलते हैं। इसमें न्यायिक कार्य बहुत ज्यादा होते थे। जैसे कि आप राज दरबार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सभा को समझें 1 मिनट के लिए, तो आप देखोगे कि सभा में, राज दरबार में क्या होता था, न्याय भी होता था। हालांकि राजा सुप्रीम होता था, लीडर उस समय भी, लेकिन फिर भी राज दरबार में क्या होता था, न्याय होता था। और एक वैदिक और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो राजा की स्थिति भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थी। राजा की स्थिति बाद में मजबूत हुई। तो उस समय सभा एक न्यायपालिका की भूमिका भी अदा करती थी, या एक प्रमुख न्यायपालिका भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा सभा में काफी विचार विमर्श होता था और बहस डिबेट वगैरह भी होती थी। डिबेट किसी भी
टॉपिक को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जितनी ज़्यादा डिबेट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आप निकल कर सामने आएँगी, लेकिन निकलेंगी तब जब 2 विद्वान लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है? एक विद्वान ये है कि ये विद्वान ये है, तो जब आपस में डिबेट करेंगे ये, तो कई सारे पॉइंट्स ये आपको दिखाएगा देगा, कई सारे पॉइंट ये आपको देगा, तो आपको दोनों के ही पॉइंट बहुत अच्छे लगेंगे। ये होती है डिबेट। ये वैसे नॉर्मली जितने भी रेगुलर कॉलेजेस हैं वहाँ पर मैक्सिमम टाइम डिबेट ही होती है, और डिबेट करके ही विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, ऋग्वेद में सभा के लिए किल्विश किल्विश स्प्रित, एक स्प्रित शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय है, जिसका मतलब है पाप अथवा अपराध को सुधारने वाली संस्था। सभा में यह भी संभावना होती थी कि जो सदस्य न्याय प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनसे भी कदाचित पाप अथवा या अन्याय हो सकता है। इसलिए यजुर्वेद में मंत्र द्वारा उनके पाप व अपराध से मुक्ति के लिए प्रार्थना का वर्णन मिलता है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर एक स्पित शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें ये बात की गई, जिसका अर्थ होता है कि जो अपराध हुआ है उसको सुधारने वाली संस्था। तो सभा को एक तरह से न्यायपालिका की भूमिका दी गई थी पहले के टाइम पर। जो सभा है आप उसको एक न्यायपालिका की भूमिका के तौर पर भी देख सकते हो, जहां पर अपराध वगैरह वगैरह को सुधारने वाली संस्था के रूप में इसे जाना गया था। अब यहाँ पर यह भी विचार है कि जो सदस्य सभा में शामिल हैं उनसे भी पाप हो सकता है। इसीलिए जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद एक जो 4 वेद हैं उसमें से एक यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में एक मंत्र है जिसके द्वारा अपराध से मुक्ति के लिए प्रार्थना का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे खामखा, इतना ठीक है। जो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है उस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है उसको। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा गया है कि गाय और उसकी उपयोगिता सभा की प्रमुख विषय थे। सभा समाज के सभी समूहों अथवा जन की संस्था नहीं थी, परंतु वार्ता के अधिकतर सार्वजनिक विषयों पर निर्णय सभा में होता था। कुछ ग्रंथों में सभा का आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन स्थल के रूप में भी चित्रित किया गया है। मतलब मनोरंजन भी होता था सभा में, ऐसा भी चित्रित किया गया है कुछ ग्रंथों में। देखो, आप ना हमेशा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे सभा में ये भी होता था, सभा में ये भी होता था, तो आखिर ये है क्या? ये है ऐसा कि देखो, अब 4 वेद हैं, अब अलग अलग वेदों में कई कई सारी बातें लिखी हैं सभा के बारे में, तो हम इन सभी को पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाई देता है कि सभा ये भी करती थी और बाद में हमें पता चलता है कि ये वाला ग्रंथ कहता है सभा ये भी करती थी। हम तो भाई दोनों को ही मानेंगे ना, क्योंकि दोनों ही ग्रंथ प्रामाणिक हैं हमारे लिए, भाई पुराने ग्रंथ दोनों को ही हम मानेंगे, किसी एक को तो हम छोड़ नहीं सकते, और दोनों ही विचार हमें पता होने चाहिए। तो ये बात है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे ग्रंथ हैं तो उनमें अलग बातें लिखी हैं। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पर एक चीज समझो, आप सोच रहे होगे कि गाय क्या है। देखो, ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कहीं पर लिखा हुआ है कि जो सभा थी वहां पर एक मुख्य विषय था गाय। गाय का यूज कैसे हो, गाय की उपयोगिता को लेकर, गाय वगैरह जो चोरी होती थी उस समय उसको उसको सुरक्षा वगैरह प्रदान करना, तो इससे संबंधित वार्ता बहुत ज्यादा होती थी सभा में। ये उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब आपको लग रहा होगा, हो सकता है भाई ये झूठ भी हो, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। देखो, हकीकत यह है कि जैसे कि आज आप देखोगे कि दुबई वगैरह है, तो वहां पर आप उनकी अर्थव्यवस्थाओं को देखोगे कि वो अर्थव्यवस्थाएं किस पर टिकी हुई हैं। वहां पर पेट्रोल का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। आज हम देखते हैं, आज आज की अर्थव्यवस्थाओं में जो बिजनेस है या जो दूसरी चीजें, उनका जो बहुत ज्यादा महत्व है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है, एक बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में इनका एक एक अर्थव्यवस्था में हाथ होता है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। जैसे आज के टाइम पर अर्थव्यवस्था में अलग अलग चीजों का महत्व है ना, उसी तरह उस समय गाय का बहुत ज्यादा महत्व था ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। आप सुनोगे कि कई सारे युद्ध तो ऋग्वेद में बताए गए हैं कि कई सारे युद्ध तो सिर्फ गाय की चोरी के कारण हो जाते थे। गायों के लिए कई कई युद्ध लड़ लिए जाते थे वैदिक काल में। समझो गाय की इंपॉर्टेंस उस टाइम पर। तो वैदिक काल में गाय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गलत होगा कि सभा में बहस होती थी या नहीं। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है बिल्कुल सही भी लिखा है। क्यों? क्योंकि जब गाय का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था, जिसके लिए युद्ध हो जाते थे, वॉर हो जाती थी, तो सभा में इसके ऊपर काफी बहस भी हो सकती थी उस समय, तो जाहिर हो सकता था। तो यहाँ तक आपको काफी बातें समझ में आई होंगी। अब बात करें बंदोपाध्याय की, तो इन्होंने
सभा को समिति से पृथक इकाई मानते हुए लिखा है, इन्होंने कहा है कि सभा समिति अलग है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि सभा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करना सरल नहीं है। अब ये वही बातें लिख रहे हैं जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये कॉमन बात है वैसे। तो इन्होंने कहा कि ये जो सभा और समिति है इसको एक्सप्लेन कर पाना आसान नहीं है, तो ये तो कॉमन बात है ना वैसे। बट थोड़ा कोई नहीं, मैं मजाक के तौर पर बोल रहा था, लेकिन आप थोड़ा सीरियस रहें। तो बंदोपाध्याय कहते हैं कि इनको डिफाइन करना आसान नहीं है। आप ऐसा लिखेंगे अपने आंसर में, ठीक है। सभा शब्द जिस धातु से उद्भवित हुई है, मतलब बनी है, उसका अर्थ कुल या जन के लोगों का संघ, या प्रारंभ में सभा इस प्रकार की थी, परंतु कालांतर में सभा के में सदस्यों का आधार केवल वंश और स्थानीयता तक सीमित नहीं रहा। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब समझाया जा रहा है कि ये जो सभा शब्द का जो उद्भव हुआ है, उसका जो शुरू शुरू जब उसका उद्भव हुआ था, जब अचानक मतलब जब सभा शब्द का शुरू शुरू में जब प्रयोग किया गया था, तब सभा के लिए कुल और जन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती थी। मतलब मान लो कि जब बिल्कुल ही शुरू में बात करें, तो एक यहाँ पे समझाया जा रहा है कि बिल्कुल ही शुरू में बात करें तो जो एक कबीला होता था, एक कुल होता था ना, एक जन जन क्या है, कुल है, एक वंश के लोग हैं, या एक कभी कबीला कह लो, कबीला इजी, ठीक है, एक छोटा कबीला था। तो उसके लोगों की जो सभा होती थी, जो जो संघ होता था, ग्रुप मीटिंग वगैरह बैठती थी, तो उसको नॉर्मली सभा कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका अर्थ काफी व्यापक बना और ये एक राजनीतिक संस्था बन गई, ठीक है। सभा एक समूह का स्वरूप धारण कर लिया। सभा ने क्या हुआ, एक समूह, एक बड़ा समूह का स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें खेल, धार्मिक प्रयोजन, मतलब धार्मिक उद्देश्यों की से संबंधित बात वगैरह करना, वाद विवाद, या स्थानीय विषय से संबंधित किसी भी आयोजन में लोग एकत्रित होते थे। सभा और राजा के मध्य घनिष्ठ संबंध होता था। कॉमन बात है ये। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विविध विविध प्रकार की स्थानीय स्तर की सभाओं के अतिरिक्त एक सर्वश्रेष्ठ सभा के रूप में राजनीतिक सभा भी थी, जिसका प्रत्यक्ष संबंध राजा से था। देखो दोस्तों, सभा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई तरह की सभाएं होती थी। जैसे कि मान लो, एक हाइपोथेटिकल थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अभी हमें स्थानीय लेवल की बात करें, अगर हम गांव में रह रहे हैं तो कोई मीटिंग वगैरह बुलानी है, कोई राजनीतिक छोटी सी संस्था है, तो वो पंचायती राज से संबंधित होगी, छोटी सी मीटिंग बैठेगी, तो वो भी एक सभा हो गई, ठीक है। अब थोड़ी बड़े लेवल की बात करें, जैसे यूपी वगैरह की बात करें, तो यूपी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ के सीएम वगैरह क्या करेंगे, एक सभा बुला लेंगे, छोटी सी, मतलब राज्य की लेवल की, एक स्टेट लेवल की एक सभा बुला लेंगे, मीटिंग बुला लेंगे और बातचीत करेंगे, निर्णय लेंगे। और जब हम बड़े लेवल पे देखें, पूरे भारत पे अगर हम देखें, तो भारत के लिए फिर एक बड़ी सभा पीएम के द्वारा जब बुलाई जाएगी, तो वो सबसे बड़ी वो होगी, सभा होगी, है ना। तो यहाँ पर उसी तरह कहा जा रहा है कि स्थानीय सभाएं भी थी, और साथ में एक सर्वश्रेष्ठ सभा होती थी बड़े लेवल की, जो कि सीधे राजा से संबंधित थी, पूरी तरह राजा से संबंधित थी। देखो, नॉर्मली है ना, जातियां वगैरह रही थी, वर्ण व्यवस्था वगैरह आना शुरू हो गया था, या कबीले वगैरह थे, तो क्या था, छोटे लेवल पर भी सभाएं होती थी, और कुछ सभाएं ऐसी थी जो बड़े लेवल की थी, जो राजा से डायरेक्टली कांटेक्ट था जिसका। सभा के सदस्यों की सलाह से राजा कार्य करता था, तथा सभा एक सलाहकारी संस्था के साथ ही साथ और भी विविध प्रकार के कार्यों को करती थी। तो जो राजा था उसको सलाह भी देती थी संस्था, ये जो सभा थी वो राजा को सलाह भी देती थी और कई सारे कार्य करती थी, ठीक है। सलाह के अलावा कई सारे कार्य करती थी। सभा की भूमिका और महत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस इस तथ्य से, इस बात से साफ साफ स्पष्ट हो जाती है कि रामायण काल में राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा सभा में की थी। महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत का एक पार्ट है शांति पर्व, उसमें संसद के नाम से एक सभा का वर्णन किया गया है, जिस सभा में सर्वसाधारण नागरिक भी उपस्थित होते थे। इसी कारण से इसे जन संसद भी कहा गया, जहां बिना किसी रुकावट के स्वच्छंद वाद विवाद होते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हो कि सभा की क्या क्या भूमिका और क्या इसकी महत्ता थी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, क्या इसका रोल था सभा का उस टाइम पर। तो बात करें तो अगर हम बात, एक उदाहरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रामायण में अगर आप देखो, तो रामायण काल में आप देखते हैं कि जो राम थे, जिनको युवराज घोषित किया गया था,
दशरथ के द्वारा। वो कहाँ पर किया गया था? तो सभा में, मतलब सभा में गए जहां पर सभी लोगों की मीटिंग बैठती, वहां पर राजा दशरथ ने साफ साफ कहा कि हम राम को अपना युवराज घोषित करते हैं। मतलब क्या था कि सभा के सामने उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी वैधता को बताया जा रहा था कि मैंने राम को युवराज चूज कर लिया है। और सभा को जब एक बार पता चल गया तो समझ लो वो इंसान लेजिटिमेटली, मतलब उसको लेजिटिमेसी मिल गई, उसको वैधता मिल गई। अब वो पूरी तरह कानूनी रूप से वो वैध है, वो व्यक्ति वो युवराज बन सकता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी काफी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। इसके अलावा महाभारत से भी एक उदाहरण दिया जाता है। महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें संसद नाम से एक सभा का वर्णन किया गया है, जिस सभा में सर्वसाधारण नागरिक उपस्थित थे होते थे, जिसमें जो साधारण नागरिक थे वो भी उपस्थित होते थे। और इसे एक जन संसद कहा गया है, जिसमें बिना किसी रुकावट के वाद विवाद होता था। शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार शुक्र नीति सार में किसी सभा का वर्णन है जिसके सदस्यों को सभासद कहा जाता था। आज जिस प्रकार राजधानी में भवन है, ठीक उसी प्रकार सभा के लिए एक सभा भवन बनाया जाता था। अब देखो दोस्तों, शुक्र नीति सार की अगर हम बात करें, अब पहले बात कर लो शुक्र नीति सार है क्या। देखो, आपने मनु का नाम सुना है ना, मनु का आपने सुन लिया होगा, इतने चैप्टर अगर पढ़ लिए शुरू के तो मनु का नाम सुना होगा। मनु ने लिखी है मनु स्मृति। इसी तरह शुक्र, शुक्र ने लिखी है शुक्र नीति। तो ये किसका है? ये है शुक्र नीति सार, शुक्र के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। इन्हें आप मनु का समकालीन, मनु के टाइम पीरियड का व्यक्ति मान सकते हो, ठीक है। ये भी उस समय के, देखो अगर हम ऐतिहासिक रूप से जाएं, काफी डिटेल में अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर आध्यात्मिक चीजें भी आ जाती हैं। देखो क्या है कि पहले के टाइम पर ये विश्वास माना गया है वैदिक ग्रंथों वगैरह में भी कि एक देवता होते हैं, ठीक है, देवता होते हैं और एक होते हैं असुर। क्योंकि हम एंशियंट इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इन्हें भी हमें भैया थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो देवता और असुर, तो यहाँ पे समझो देवता के जो मतलब गुरु थे, या देवताओं के भी जो देवता थे वो अलग होते थे, ठीक है, देवताओं के देवता वगैरह, ठीक है। असुरों के भी एक गुरु थे या एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो शुक्र को वो माना जाता था, शुक्र को असुरों के कॉन्टेक्स्ट में माना जाता था। तो जो असुर थे वो ज्यादा सम्मान शुक्र को देते थे। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो मनु वगैरह थे वो देवताओं से संबंधित थे, वो देवताओं के पक्षधर थे, और जो असुर वगैरह थे वो शुक्र को ज्यादा सम्मान देते थे। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये बातें कही। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं माइंड में, चाहे तो आप इसे निकाल सकते हैं, कोई नहीं। आपको फिर भी थोड़ा समझ में आ गया कि शुक्र जो है वो मनु, या जो जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है उसके समकालीन ही है, लगभग उसी समय के, और ये असुरों से संबंधित हैं। बट फिर भी यहाँ पर असुर वगैरह का, यहाँ पर जो मैंने कुछ बातें की असुर वगैरह के बारे में, वो लाना यहाँ पर उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शुक्र नीति के अनुसार क्या है। तो यहाँ पर हम शुक्र असुर का नाम अगर मैं इनको इनके साथ जोड़ता हूँ तो हो सकता है कि आप लोग इन्हें गलत नजर से देखें, जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए अभी जो भी मैंने बातें असुर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में बोली, आप उसे भूल जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि शुक्र नीति सार के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शुक्र नीति में हम देखते हैं कि सभा का वर्णन जो है वो सभासद के रूप में किया गया है, ठीक है। जो सभा का वर्णन है उसका, सभा का वर्णन कुछ ऐसे किया गया है कि सभा में सभासद पार्टिसिपेट करते हैं, या इसके सदस्यों को सभासद कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आज जिस प्रकार हम देखते हैं कि संसद भवन के लिए, मतलब कि कानून वगैरह बनाने के लिए, कानून वगैरह छोड़ो, मतलब देश की राजधानी में, देश नई दिल्ली में एक संसद भवन को आज हम देखते हैं, तो उसी प्रकार उस समय सभा करने के लिए, मीटिंग बैठाने के लिए एक सभा भवन भी बनाया गया था, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। इस प्रकार सभा के विषय में प्राप्त स्रोतों, जो सोर्सेस हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक विधायी और न्यायिक संस्था के रूप में सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मतलब ये कि जितना भी अभी हमने टोटली पढ़ा, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो सभा है जो, वो एक विधायी यानी कि कानून बनाने से संबंधित कार्य थे उसके प्रमुख रूप से, और न्याय भी करती थी वो। तो विधायी और न्यायिक ये संस्था थी सभा, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी न्यायिक और विधायी कार्यों में, मतलब न्याय से संबंधित कार्य करना या विधायी कार्यों को करना। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हमने सभा के अर्थ को काफी डिटेल में समझा। देखिए आपको क्या करना है
आपको सभा को काफ़ी डिटेल में समझने के लिए एक बार पूरा अच्छे से जितनी भी जहाँ भी चीज़ें बताई हैं, उन सभी चीज़ों को आपको समझना है। ये नहीं कि आप कुछ चीज़ें ले लें और आधी से ज़्यादा चीज़ें छोड़ दें, नहीं। सभी बातों को समझो, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सभा के बारे में बताती हैं। अब आप नोट्स को थोड़ा ईज़ी कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बातें समझाई, आप समझिए, समझ के आप थोड़ा-सा ईज़ी कर सकते हो और जो हार्ड वर्ड हैं, अगर आप उनको समझ पा रहे हो, तो आप उनको ऐड कर लो अपने नोट्स में। अगर नहीं समझ पा रहे, किसी वर्ड को कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे रहा है, तो आप उसकी जगह कुछ आसान शब्द यूज़ करो या उसको स्किप करके आप आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हमारी जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी बड़ी हो रही है और ज़्यादा बड़ी वीडियो मुझे लगता है कि आसान नहीं होता बच्चों को समझना। ज़्यादा बड़ी वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और फिर भी 35 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, तो काफ़ी बड़ी ऑलरेडी है, छोटी भी इसे नहीं कह सकते। तो दोस्तों समिति का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख लेना। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।